हेलो स्टूडेंट, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेस एंड सोल्ट का सेकंड चैप्टर। तो अभी तक अपन पढ़ चुके हैं नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर होता क्या है? बेसिकली तीन टाइप का होता है। नेचुरल होता है, सिंथेसाइज होता है और ओल्फैक्टरी होता है। ठीक है, तीनों इंडिकेटर्स हैं जो अपन को बताते हैं कि एसिड कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा सॉल्ट होता है। तो इंडिकेटर का मीन्स मैंने बताया था कि डाई होता है। डाई मीन्स कलर को चेंज कर देता है एसिड के कांटेक्ट में आने पर, बेस के कांटेक्ट पे आने पर। तो अपन पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। सिंपल सी बात, फिर मैंने पढ़ाया था पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर को ही यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है, जो अपन को एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में बताता तो है ही, इसके अलावा अपन को ये बताता है कि किसका कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है, बेस ज़्यादा है या सोल्ट ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन लेवल बताने का काम पीएच इंडिकेटर करता है। तो साथ साथ वो अपन को क्या बताता है, ओवरऑल पूरी जानकारी दे देता है एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच इंडिकेटर बोला जाता है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था वो सपोज मैं बात करूं किसकी, मिनरल्स की। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो प्लांट में या ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ये कैसे एसिड होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर वीक एसिड पाए जाते हैं या प्लांट के अंदर वीक एसिड फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से ये अपन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे मैंने बोला, तुम्हारे पेपर में पूछ लेता है कभी कभी, एसिटिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड को ही कौन सा एसिड बोला जाता है? मेथनोइक एसिड। तो मैंने बोला कि एसिटिक एसिड होता है जो विनेगर में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? कर्ड में पाया जाता है। दही के अंदर कौन सा एसिड का फॉर्मेशन होता है? लैक्टिक एसिड का। इधर से बात करूं टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो है वो रो ग्रेप्स में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड ये किसमें पाया जाता है? आंत स्ट्रिंग में पाया जाता है। तो चींटियों का डंक होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड पाया जाता है। कभी कभी देखा होगा जब चींटियां अपन को डंक मारती है तो वहां पर रेड रेड सा क्या हो जाता है? स्पॉट बन जाता है। वो स्पॉट किसकी वजह से बनता है? उस एसिड की वजह से बनता है। वो एसिड जो है उस एसिड को एक फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड बोला जाता है। एक आता है मिनरल्स एसिड। मिनरल्स एसिड बेसिकली वो एसिड होते हैं जो अपने कोर में पाए जाते हैं, धरती के अंदर पाए जाते हैं, अर्थ में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया। ये सारे के सारे कौन सा एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम में कि अपन वाटर को एसिड में मिलाते हैं या एसिड को वाटर में मिलाते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वाटर को एसिड में मिलाया जाता है, वाटर को एसिड में मिलाया जाता है या एसिड को वाटर में मिलाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारे एग्जाम में। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल ये होता है, इससे पहले आप एक चीज समझो, एक्सोथर्मिक इक्वेशन। एक्सोथर्मिक इक्वेशन होती क्या है? एक्सोथर्मिक इक्वेशन वही इक्वेशन होती है जब भी कोई रिएक्शन करवाई जाती है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। उसी को क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक इक्वेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर वही बात हुई, जब भी वाटर को एसिड के अंदर मिलाया जाता है, जब भी वाटर को किसमें मिलाते हैं? एसिड में मिलाते हैं, तो ये रिएक्शन मोनोएक्सपोनेंशियल रिएक्शन कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब यहाँ पर लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से ही ये इक्वेशन एक्सोथर्मिक इक्वेशन होती है, जिसकी वजह से ये क्या हो सकती है? हार्मफुल हो सकती है। क्योंकि जब भी अपन क्या करेंगे, एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो वाटर डालने पर एक्सप्लोसिव होता है मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है? हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे क्या हो जाता है? वो एसिड वहां से निकलकर तुम्हारे मुंह पे आ सकता है, मतलब मुंह को जला सकता है, कपड़ों को खराब कर सकता है, कपड़ों को जला सकता है। इसीलिए ये जो वाटर होता है उसको एसिड में कभी भी नहीं मिलाया जाता है। अपन क्या करते हैं? एसिड को थोड़ी मात्रा में ड्रॉप करके किसमें मिलाते हैं? वाटर के अंदर मिलाते हैं। एसिड को थोड़ी मात्रा में किसमें मिलाते हैं? वाटर में मिलाते हैं। यहाँ पर भी थोड़ी अमाउंट में क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होती जो फर्स्ट केस देखा है। वाटर को जब एसिड में मिलाते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, बट इस केस में इतना नहीं है। इस केस में थोड़ी अमाउंट में क्या निकलती है? हीट प्रोड्यूस होती है, बट
थोड़ी होने की वजह से ये इतना घातक नहीं है, इतना हार्मफुल नहीं है, जबकि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो ये याद रखना कि वाटर को एसिड में नहीं मिलाते, एसिड को किसमें मिलाते हैं, वाटर। कैसे याद रखना है, एसिड का A और वाटर का W। तो देखो A पहले आता है, वाटर बाद में आता है, तो पहले को दूसरे में मिलाना होता है। A को किस में मिलाते हैं, W में। A को किस में मिलाते हैं, W। तो याद रखना एसिड को हमेशा किस में मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं। फर्स्ट वाले को किस में मिलाते हैं, सेकंड वाले में मिलाते हैं, ना कि सेकंड वाले को किस में मिलाते हैं, फर्स्ट वाले में। तो ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इस चैप्टर का अगला टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है ये भी मैं बताऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होता है, जब भी मेटल की रिएक्शन अपन एसिड से करवाते हैं, जब भी अपन मेटल की रिएक्शन किससे करवाते हैं, एसिड से। तो ये सिंपल सी बात याद रखना, जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड से होगी तो सोल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड से करवाई जाती है तो सोल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है, H2 गैस का फॉर्मेशन होता है। मेटल जैसे मैंने बोला, जिंक लिया, यहाँ पर H2SO4 ले लिया, तो जिंक एक क्या होता है, मेटल होता है, और H2 क्या होता है, एसिड होता है। जब भी मेटल की रिएक्शन में एसिड से करवाने जाऊंगा तो यहाँ पर सोल्ट का फॉर्मेशन होता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बनेगा, साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं कॉपर की रिएक्शन किससे करवाऊंगा, H2SO4 से बनाऊंगा, Ca की कैल्शियम की H2SO4 के साथ कराऊंगा तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, CaSO4 बनेगा, साथ में कौन सी गैस का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस का। तो बस इतना सा बात याद रखना है कि जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड से करवाई जाती है तो सोल्ट बनता है और कौन सी गैस का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का। आई बात समझ में। तो मेटल की रिएक्शन एसिड से करवाने पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। और तुम्हारे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसकी जांच कैसे करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो यहाँ पर एक अपन क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं, ग्लास लेते हैं, उसके अंदर जिंक का टुकड़ा डाल देते हैं और साथ में H2SO4 मिला देते हैं। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगी तो यहाँ से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद यहाँ पर एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में एक सॉल्यूशन डालते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं तो यहाँ पर बबल्स निकलते हैं, छोटे छोटे क्या निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं। इस बबल्स के बाद जब भी कैंडल लेके आया जाता है, बर्न कैंडल को लेके आया जाता है, मोमबत्ती को लाया जाता है, तो ये पॉपअप साउंड के साथ क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। पॉपअप साउंड के साथ क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि बचपन में क्या कहते हैं अपन, पटाखे आते, दीवार पटाखे, उस पटाखे को जब भी अपन दीवार पे मारते हैं तो ब्लास्ट करते हैं, जिस आवाज के साथ वो ब्लास्ट करते हैं उसी साउंड को क्या बोला जाता है, पॉपअप साउंड बोला जाता है। मतलब आपको ये भी पता होगा कि हाइड्रोजन गैस होती है जो बर्न होती है, मतलब उसका फ्यूल के रूप में क्या कर सकते हैं अपन, यूज करते हैं। तो इसी वजह से ये पॉपअप साउंड के साथ क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। मतलब अगर वो ब्लास्ट हो रही है पॉपअप साउंड के साथ तो वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। तो इससे हाइड्रोजन गैस का बारे में पता लगाया जा सकता है। तो मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करने पर सोल्ट को क्या मिलता है अपन को, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं मेटल कार्बोनेट। अब मैं बात करता हूं मेटल कार्बोनेट की। जब भी मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ क्या करवाई जाती है, रिएक्शन करवाई जाती है। इसकी देखो मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, जब भी मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो सोल्ट तो बनता ही बनता है, साथ में वाटर बनता है और साथ में क्या बनता है, CO2 गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये जरूर याद रखना कि अगर मेटल की रिएक्शन एसिड से करवा रहे थे हाइड्रोजन गैस बनती है, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन अगर एसिड से करवाई जाती है तो सोल्ट बनता है, वाटर बनता है और CO2 का फॉर्मेशन होता है। अगर मैंने बोला Ca कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की जब भी रिएक्शन किससे करवाऊंगा, HCl से। CaCO3 की जब भी रिएक्शन में करवा रहा हूं HCl से, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है, उसकी रिएक्शन में किससे करवा रहा हूं, एसिड से करवाऊंगा। HCl या फिर कहेंगे कि एसिड है तो क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, साथ में जल वाटर बनेगा और साथ में कौन सी गैस का फॉर्मेशन होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई कि यहाँ पर घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको बता देना कि जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड से करवाई जाती है तो हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है। जब भी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से करवाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। वहां पर देखो HCl था, मतलब हाइड्रोजन था, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट
CO3 आ रहा है, मतलब यहाँ से CO2 का फॉर्मेशन हो सकता है, तो यहाँ से CO2 बनती है, वहां से कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन। तो इन दोनों को इसको याद रखना, एक केस में तो हाइड्रोजन गैस बनती है और एक केस में क्या बनती है, CO2 गैस बनती है। हाइड्रोजन का प्रोडक्शन आप मोमबत्ती लेके जाएंगे तो कॉपर साउंड के साथ क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस बात से आपको पता अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। अब अगर मैं बात करता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी मैं देखूंगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं एक्चुअली में जो बन रही, उसका कौन पता कैसे लगाऊंगा, तो उसका पता लगाने के लिए एक सिंपल सा मेथड होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोला जाता है लाइम वाटर। क्या बोला जाता है, लाइम वाटर। इस लाइम वाटर का के लाइम वाटर के अंदर भी क्या पास करवा दूंगा, CO2 गैस पास करवा दूंगा। CO2 गैस पास करवाऊंगा तो ये मिल्की टर्न मिल्की, ये क्या हो जाता है, मिल्की कलर में क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का, CaCO3 प्लस H2 वाटर बन जाएगा। मतलब ये किस कलर में चेंज हो गया, मिल्की कलर में, इस कलर में चेंज हो गया, मिल्की कलर में चेंज हो गया। मतलब मैंने बोला कि जब भी लाइम वाटर के साथ ही जो गैस बन रही है उसका पास करवा दूंगा लाइम वाटर के अंदर, तो इस लाइम वाटर का कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। मतलब मिल्की जो सॉल्यूशन बन रहा है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, मिल्कीनेस हो गया। लेकिन इसमें अगर मैं फिर दोबारा CO2 गैस डाल दूं, उसके अंदर एक्सेसिव लिमिट में क्या डाल दूं, CO2 गैस डाल दूं, तो ये मिल्कीनेस क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। डिसअपीयर मतलब खत्म हो जाती है, मतलब ये मिल्कीनेस क्या हो जाती है, यहाँ चली जाती है, गायब हो जाती है। मतलब यहाँ से मैं ये तो समझ रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी लाइम वाटर के अंदर पास करवाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की सफेद कलर का हो जाता है। उस मिल्की सफेद कलर वाले सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर दोबारा क्या डाला जाता है, CO2 पास करवाया जाता है, उसकी मिल्कीनेस क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। मतलब उसकी व्हाइटनेस बिल्कुल भी क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको मिल्की बना देती है, सफेद बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट में दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है तो उसकी मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है या खत्म हो जाती है। मतलब यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। समझ में आए, हाइड्रोजन गैस का पता चल गया अपन को, CO2 का पता कर लिया अपन को। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। मेटल हाइड्रोकार्बोनेट दो चीज तो पढ़ी, अब पढ़ते हैं अपन मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवाई जाती है, एसिड से। किससे करवाई जाती है, एसिड से। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब भी रिएक्शन किससे करवाई जाती है, एसिड से करवाई जाती है, तो सोल्ट का फॉर्मेशन तो होगा ही, सोल्ट का फॉर्मेशन होगा तो होगा, साथ में क्या बनेगा, CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि मेटल की रिएक्शन एसिड से करवाए तो हाइड्रोजन बना, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन मैंने किससे करवाई, एसिड से करवाए तो क्या बना, सोल्ट तो बना ही बना, साथ में H2O बना, वाटर बना, और साथ में कौन सी गैस का फॉर्मेशन हुआ, CO2 गैस का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर भी देख लो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो सोल्ट का फॉर्मेशन होगा, साथ में CO2 का फॉर्मेशन होगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। मतलब दो कंडीशन में एक ही जैसे क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। कौन सी कंडीशन में, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट में जब भी दोनों के रिएक्शन किससे करवाते हैं, अपन एसिड से करवाते हैं, तो सोल्ट बन रहा है, CO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, और क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। जैसे NaHCO3 का जब भी एसिड के साथ, किससे, एसिड के साथ क्या कर रहा हूं, रिएक्ट कर रहा हूं, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, मैंने बोला ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी इसकी रिएक्शन किससे करवाऊंगा, एसिड से करवाऊंगा, मतलब यहाँ HCl है, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, साथ में क्या बनेगा, NaCl, साथ में क्या बनेगा, CO2, साथ में क्या बनेगा, H2। मतलब यहाँ पर सोल्ट बन गया, यहाँ पर एसिड था, यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब भी मेटल हाइड्रोजन की कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो सोल्ट CO2 और H2 बनेगा, H2O बनेगा। समझ में आ गई बात। यहाँ पर भी CO2 का कैसे चेक करेंगे, CO2 बन रही नहीं, वही लाइम वाटर के साथ पास करवा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो मिल्की वे होगा, और जूस से कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर दोबारा CO2 डालने पर वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, मिल्कीनेस गायब हो जाएगी। तो यहाँ से अपन पता लगा सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम टर्न मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन।
मैंने बोला कि एक सॉल्यूशन देयर का है, उसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, क्रश्ड एग के साथ। क्या बोला कि एक सॉल्यूशन देयर का है, उसका एग सेल होती है, उसके साथ क्या करवाना है, सॉल्यूशन इक्वेशन करवाना है। एक सॉल्यूशन देयर का है, वो सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, एग सेल के साथ क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है। तो रिएक्शन करवाने पर हमको पता चलता है that turn lime turn milky, that turn lime turn milky, तो सॉल्यूशन किसका होगा। तो मैंने बोला जो गैस बन रही है वो क्या करवा देती है, लाइम टर्न मिल्की, वो मिल्की में टर्न करवा देती है। मैंने बोला ये सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, तो ये सॉल्यूशन वही देखो, एग सेल क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की होती है, किसकी बनी होती है, एग जो अंडा होता है उसके जो छिलके होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो ये वही बात आ गई, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवाऊंगा मैं, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन में किससे करवाऊंगा, एसिड से। किससे करवाऊंगा, एसिड से। एसिड से करवाऊंगा तो यहाँ पर सोल्ट बनेगा, साथ में CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब आगे बात समझ, अब वो बोल रहा है एग सेल टू गिव अ गैस, तो यहाँ पर एग सेल है वो इस सॉल्यूशन मतलब एसिड होना चाहिए आंसर, एसिड सॉल्यूशन के साथ जब भी कैल्शियम कार्बोनेट या एग सेल रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कौन सी गैस का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वो बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल टू गिव अ गैस, कौन सी गैस दी, CO2 गैस दी, दैट टर्न लाइम टर्न मिल्की। तो वो क्या करता है, लाइम जो लाइम वाटर होता है, ये लाइम वाटर आ गया, इस लाइम वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। मतलब यहाँ से समझ, मिल्की कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगी, जब एसिड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन होगी। कैल्शियम कार्बोनेट की जब एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो लाइम वाटर को CO2 में पास लाइम वाटर में CO2 पास करवाने पर किसमें कलर चेंज कर देती है, मिल्की में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एसिड। तो सॉल्यूशन किसका होना चाहिए, एसिड का होना चाहिए। तो ये बेसिक थिंग वाले क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में क्या है आजकल पूछे जाते हैं, कैसे घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की जब भी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या, मेटल ऑक्साइड। देखो अब आती है बात कौन सी, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जब भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई जाती है, एसिड से। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई जाती है, एसिड से। तो क्या बनता है, सोल्ट। तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ में क्या बनता है, वाटर। साथ में क्या बनता है, वाटर। अब देखो यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आई कि सर यहाँ पर तो एसिड दे रखा है, ये दे रखा है मेटल ऑक्साइड, सोल्ट बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। अब देखो सोल्ट और वाटर कौन सी कंडीशन में बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। तो सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ से ये चीज समझ में आ रही है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, बेसिक इन नेचर। कौन सा, बेसिक। कौन सा, सार की तरह क्या कर रहा होगा, अपने आप को रख रहा होगा। ये बेसिक है, ये एसिड है। जब भी बेसिक की रिएक्शन एसिड से करवाई जाती है तो सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से ये बात समझ में आए, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर में होते हैं। यहाँ से मैं एक उदाहरण ले लूँ, एग्जांपल ले लूँ, Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड HCl ले लिया तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, CuCl2 प्लस H2O, CuCl2 प्लस H2O। मतलब ये सोल्ट बन गया। ये कॉपर जो ऑक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, बेसिक की तरह बिहेव कर रहा है। आगे बात समझो, अगर ये एसिड है तो ये बेस होगा, और ये बेस है तो ये बेस, ये एसिड, ये कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण, जिसमें क्या होता है, चार्जेस बिल्कुल डिसिपेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सोल्ट बन जाता है और साथ में किसका, वाटर बन जाता है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं जब भी उसकी रिएक्शन एसिड से करवाई जाती है तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक की तरह क्या करते हैं, लग जाते हैं, बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आती है, तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि जब भी एसिड आर नेवर स्टोर इन मेटल कंटेनर, जो एसिड होता है उसको कंटेनर के अंदर, जो मेटल के बने हुए कंटेनर है उसके अंदर क्या नहीं करते हैं, स्टोर नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन होता है। इसका क्या है, बहुत बड़ा रीजन होता है। वो रीजन ये है कि जो मेटल होता है, मेटल कोई सा भी हो सकता है,
मैंने बोला ये एक कंटेनर है, ये किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। इस मेटल के अंदर मैंने कहा क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। अब ये एसिड डाला तो आपको पता है एसिड जो होता है वो क्या होता है, कोरोड नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है, कोरोड, जंग लगा देता है। तो जंग क्या होता है, जंग वही चीज होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और नमी की प्रेजेंस में क्या करता है, उस कंटेन मतलब जो लोहे में कुछ भी बोल सकते, कोई भी मेटल है उसको खाने लग जाएगा, जंग लगा देगा। जंग का मतलब क्या होता है, उसको धीरे 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 क्या कर देता है, खाने लग जाता है। अब खाने लग गया उसको तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही वो बात है, जो एसिड होता है वो कोरोड नेचर का होता है, जंग लगाना स्टार्ट कर देता है। जो ये मेटल है उसे रिएक्ट कर लेगा, ये मेटल से क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। और मेटल से रिएक्ट करने के बाद जो सोल्ट बनता है, जो मेटल मैंने बोला था कि मेटल की रिएक्शन जब भी किससे करवाई जाती है, एसिड से करवाई जाती है, तो किसका निर्माण होता है, मैंने बोला है कि सोल्ट बनता है। सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, वो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये जो सोल्ट बन रहा है ये पॉइजनेट बनता है, जहरीला, कैसा बनता है, जहरीला बनता है। जहरीला बनने की वजह से जो सब्सटेंस के अंदर डाला गया है मेटल के अंदर, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, उस मेटल को खत्म कर देगा। इसलिए इसके अंदर आप क्या नहीं डालते हैं, क्या नहीं डालते, मेटल के अंदर एसिड नहीं डालता, क्योंकि कोरोड होने की वजह से ये मेटल को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। इसी वजह से मेटल का यूज ना करके अपन किसका यूज करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं। ग्लास की बोतलें होंगी ना, उसका यूज करते हैं। इसलिए अपन जब भी देखा होगा लेबोरेटरी में गए होंगे, कहीं पे भी गए होंगे, लेबोरेटरी में गए होंगे जहाँ पर एसिड रखा होता है, उन एसिड को कौन सी बोतलों में रखा जाता है, ग्लास की बोतलों में लगाया जाता है, क्योंकि ग्लास की बोतल के अंदर कोरोड नहीं होता है। ठीक है, तो इस एसिड को बचाने के लिए, या मैंने बोला हार्मफुल हो सकता है अगर उसमें डाले तो निकल जाए, किसी पे लग जाए, तो इसी वजह से हम लोग किसमें डाला जाता है, ग्लास की बोतल में डाला जाता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, इसी से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन ये है, अगर आपने देखा होगा कभी कभी कि जैसे तो दही होता है, कर्ड होता है, कर्ड या दही, उस दही को अपन मेटल के बर्तनों में क्यों नहीं रखते, मेटल के बर्तनों में, या मैंने बोला ब्रश हो गया उसके बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि जब भी दही में क्या होता है, एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ये एसिड इस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोल्ट बनाएगा। और जो ये सोल्ट बना रहा है वो पॉइजनेट है, कैसा है, पॉइजनेट या जहरीला, कैसा है, पॉइजनेट है या क्या है, जहरीला। जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल से होती है, जो सोल्ट का फॉर्मेशन होता है वो जहरीला होता है, पॉइजनेट होता है। अगर वो दही होता है वो क्या हो जाएगा, पॉइजनेट हो जाएगा, और जब अपन उसको खाएंगे तो क्या होगा, बीमारियां होगी, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से अपन क्या नहीं करते हैं, जो कर्ड होता है, दही होता है, उसको मेटल के बर्तनों में स्टोर नहीं रखते हैं। तो ये भी तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं, What do all acid have in common? What do all acid have in common? Have in common. कि जो जितने भी एसिड होते हैं उसमें कॉमन होता क्या है, जितने भी एसिड होते हैं उनमें कॉमन होता क्या है। तो यहां से मैं बात करता हूं कि अगर ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि सारे जितने भी एसिड होते हैं दुनिया भर के, उसमें कॉमन क्या होता है, कॉमन क्या होता है। जैसे तुमसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया कि पूरे संसार में, पूरी अर्थ में जितने भी मानव जितने भी प्राणी हैं उसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, सबके आंख होती है, सबके हाथ होते हैं, सबके पैर होते हैं, सबके कान होते हैं, सबके नाक होती है, सब खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, ये तो बताइए ना। तो सब जैसे सबके सेम होते हैं वैसे ही एसिड में एक ऐसी थिंग होती है जो सबकी कॉमन होती है। वो क्या होती है, केवल और केवल क्या होता है, H+ आयंस। क्या होता है, H+ आयंस। मैंने बोला दुनिया भर के जितने भी एसिड होते हैं, दुनिया भर के जितने भी एसिड होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, H+ आयंस पाया जाता है। अगर H+ आयन नहीं है तो एसिड ही नहीं। अगर यही क्वेश्चन है बेस के फॉर्मेशन में पूछ लेता कि व्हाट डू ऑल बेस हैव इन कॉमन, कि सारे के सारे बेस के अंदर कॉमन क्या होता है, सारे के सारे के बेस के अंदर जो कॉमन होता है वो OH- होता है। सिंपल सी बात है कि जितने भी बेस होंगे दुनिया भर के उनमें OH- प्रेजेंट होगा, तभी तो बेस होंगे। और दुनिया भर के जितने भी एसिड होंगे उनके अंदर क्या होगा, H+ आयंस होंगे, तभी तो वो क्या है, एसिड है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, तो क्या कॉमन होता है, H+ आयंस। और यहां पर अगर बेस आ जाए
क्या आ जाए बेस। तो बेस में क्या कॉमन होता है OH माइनस आयन। जो OH माइनस आयन रखता हो वो बेस और जो H प्लस आयन रखता हो क्या होता है एसिड होता है। ये आपको पता भी होगा, शायद नहीं पता होगा तो ये याद ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट में बात कर, जैसे मैंने बोला कि HCl है, ये वाटर सॉल्यूशन में H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। H प्लस क्या है कॉमन है, इसलिए क्या है एसिड है। H2SO4 इसको तोड़ना है, H प्लस SO4 माइनस, H प्लस है मतलब ये क्या है एसिड है। अगर मैं बोलूं HNO3, HNO3 टूटेगा H प्लस NO3 माइनस में, तो क्या है H प्लस है मतलब क्या है एसिड है। जैसे मैंने बात की NaOH NaOH Na प्लस OH माइनस, मतलब यहाँ OH माइनस है, ये तो क्या है बेस है, क्या है बेस है। मैंने बात की जैसे 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 KOH K प्लस OH माइनस, OH माइनस है, OH माइनस है तो क्या है बेस है। तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि एसिड है तो H प्लस कॉमन है, सारे के सारे दुनिया भर के जितने भी एसिड है उसमें H प्लस है तो वो एसिड है, अगर वो H माइनस है तो वो बेस है, सिंपल सी बात। तो सारी दुनिया भर की जितने भी एसिड होंगे उसमें कॉमन क्या रहेगा H प्लस, और दुनिया भर के जितने भी बेस होंगे उसमें कॉमन क्या रहेगा OH माइनस। आई बात समझ में? तो ये सिंपल सा लॉजिक है, ये पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन, जितने भी दुनिया भर के एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन कंटेन करके रखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऑल एसिड आर कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड। क्या समझ में आया? मैं बोल रहा हूं कि सारे के सारे जो एसिड है वो हाइड्रोजन कंटेन करके रखते हैं, बट जितने भी कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन जिसके पास होता है वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करता। उसका रीजन क्या हो सकता है? तो सिंपल सी मुझे एक बात बताओ कि जो एसिड होता है, एसिड के पास क्या होता है हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन कंपाउंड जितने भी होते हैं वो एसिड नहीं होते। वो क्या नहीं होते? एसिड नहीं होते। इसका रीजन क्या है कि मैंने बोला कि जितने भी दुनिया भर के एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन रखते हैं। H प्लस आयन होगा तभी तो एसिड होगा ना, हाइड्रोजन रखता है। लेकिन जो हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन होते हैं वैसे कंपाउंड, जैसे ग्लूकोज हो गया, एल्कोहल हो गया, दुनिया भर के जितने भी है वो हाइड्रोजन होते हैं उसके अंदर। तो जितने भी दुनिया भर के हाइड्रोजन कंपाउंड रखने वाले वो एसिड नहीं होते। इस केस में यहाँ पर कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन पूछेगा कि जितने भी एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन रखते हैं, लेकिन दुनिया भर के जितने भी कंपाउंड ऐसे जो हाइड्रोजन रखते हैं वो एसिड नहीं होते। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि एसिड के अंदर H प्लस आयन पाए जाते हैं तभी वो क्या होंगे एसिड होंगे। फ्रीली कैसे पाए जाते हैं? फ्री होते हैं तभी तो एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। आई बात समझ में? जो एसिड होता है उसके अंदर आयंस पाए जाते हैं H प्लस आयन, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। बट जो हाइड्रोजन कंपाउंड रखते हैं जैसे मैंने बोला C6H12O6, C6H12O6 ये है ग्लूकोज, CH3CH2OH ये है एल्कोहल, एथेनॉल ये क्या है एथेनॉल। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 12 है, 3 2 5 1 6 संख्या यहाँ पर हाइड्रोजन की, बट ये एसिड नहीं है, ये एसिड नहीं है। जबकि मैंने बोला HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं एसिड होते हैं, बट ये एसिड नहीं होते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है कि जब भी इसको वाटर सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? H प्लस आयन। H प्लस आयन प्रोड्यूस कर देंगे तो क्या होंगे एसिड होंगे। बट जब भी इसको वाटर सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो ये H प्लस आयन नहीं देंगे तो ये एसिड नहीं होंगे। सिंपल सी बात ये समझ में कि जितने भी एसिड होते हैं वाटर सॉल्यूशन के साथ, एक्वस सॉल्यूशन के साथ H प्लस आयन देते हैं इसलिए वो एसिड होते हैं। बट जो हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोजन को अपने पास रखते हैं, लेकिन वाटर सॉल्यूशन में मिलने के बाद ये H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, H प्लस आयन नहीं देते, और नहीं देंगे तो ये क्या नहीं होंगे एसिड नहीं होंगे। सिंपल सी बात, ये चीज समझ में है आप लोगों को? तो नेक्स्ट चलते हैं अपन
नेक्स्ट बात करते हैं कि तो ये एसिड वाला चैप्टर, एसिड वाला टॉपिक होता है जो क्या हो जाता है आपका खत्म हो जाता है। अब आगे चलते हैं, अपन बेस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? बेस। तो बेस होता क्या है? मैंने बोला कि बेस के अंदर क्या होता है? BRB। कैसे याद रखना है? BRB। B मींस होता है बेस, R मतलब क्या होता है? रेड, और B मतलब क्या होता है? ब्लू। BRB मतलब यहां से ये चीज समझ में आया, जो बेस होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करवा देता है। बेस रेड को किसमें कन्वर्ट करवा देगा? ब्लू में कन्वर्ट करवा देगा, इसलिए ये बेस होता है। बेस की पहचान कैसे करेंगे? अगर मैं लिटमस पेपर लिया, लिटमस पेपर कौन से कलर का है? रेड कलर का है। उस रेड कलर के लिटमस पेपर के अंदर मैंने क्या डाल दिया? बेस डाल दिया, तो रेड कलर कन्वर्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। तो मतलब मैं पहचान लूंगा, मैं इंडिकेट कर लूंगा कि वो क्या है? बेस। और इंडिकेट करवाने का काम लिटमस पेपर कर रहा है, इसलिए लिटमस पेपर एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। अपने रंग में क्या करवा दिया? चेंज करवा दिया। ये मैं आगे पढ़ा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं, टेस्ट में कैसा होता है? ये बीटा टेस्ट का होता है। कैसा टेस्ट होता है? बीटाडीन टेस्ट। बीटाडीन टेस्ट कौन से कलर का होता है? बीटा मतलब कड़वा। कैसा होता है ये? कड़वा। वो गाना सुना है, नीम की निमोनी माना कैसे लगती है? कड़वी लागी, ठीक है। तो वही नीम की निमोनी में भी सपोज बेस ही पाया जाएगा अगर कड़वा है, तो बीटाडीन क्या होता है? टेस्ट होता है। नेक्स्ट में बात करता हूं सोपी टू टच। सोपी टू टच। सोपी टू टच। सोपी टू टच का मतलब होता है चिकना, साबुन की तरह। साबुन की तरह होता है बिल्कुल, ठीक है। तो बेस होता है, सोपी टू टच होता है, साबुन की तरह होता है, चिकना होता है। तो कैसे कैसे याद रखोगे? और बेस के अंदर वाटर सॉल्यूशन के अंदर डालने पर ये क्या इसका फॉर्मेशन करता है? OH-। तो यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन बन सकती है OH- के बेस के हिसाब से। मैंने बोला कि जो बेस होता है वो वाटर सॉल्यूशन में OH- देता है। जो बेस होता है बीटाडीन टेस्ट होता है, कड़वा होता है। बेस होता है जो लिटमस पेपर को रेड से किसमें कन्वर्ट करवा देता है? ब्लू में कन्वर्ट करवा देता है। जो बेस होता है सोपी टू टच होता है, चिकना होता है। तो ये बेस भी क्या है जानने के लिए तो थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट में बात करूं कि सम कॉमन बेस क्या क्या हो सकते हैं। मैंने बात की NaOH हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट बात करूं मैं क्या हो सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 हो सकता है। तो ये सारे क्या है? बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। इधर से बात करूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। दुनिया भर के बहुत सारे क्या हो सकते हैं? बेसेस हो सकते हैं। अभी में देखो मैंने भी जस्ट बताया था कि बेस में कॉमन क्या होता है। बेस में क्या कॉमन होता है? देखो यहाँ पे OH आ रहा है, ये टूटेगा, Na+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। मैंने बोला बेस में कॉमन और केवल क्या होता है? OH होता है, OH- होता है। KOH में भी OH- है, CaOH2 में भी क्या है? OH- है, यहाँ पर भी क्या है? OH- है। तो सारे के सारे दुनिया भर के जितने भी बेस होते हैं उसमें कॉमन क्या पाया जाता है? OH- पाया जाता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो एसिड है वो एसिड के अंदर H+ आयन तो पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। तो H+ के अंदर जो एसिड होता है उसके अंदर H+ आयन पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करवा ही देगा। तो यह क्या बेस भी करवाता है? हाँ ऑफ कोर्स, बेस भी क्या करवाता है? बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी क्या करवाता है? कंडक्ट करवाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? आयंस पाए जाते हैं। कौन से? OH- आयंस। है बात समझ? तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने का काम एसिड भी करता है और बेस भी करता है, लेकिन कौन से वाले में? वाटर सॉल्यूशन के अंदर करता है। क्योंकि वाटर सॉल्यूशन के अंदर जब भी एसिड को डाला जाता है या बेस को डाला जाता है तो क्या करता है? फ्रीली आयंस क्या करता है? क्रिएट करता है। उस फ्रीली आयंस के क्रिएट होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? पास हो जाती है। आगे बात समझ में? तो एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है और बेस भी क्या करवाता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस क्या होता है। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बताऊंगा और वीक बेस के बारे में बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है। देखो सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। देखो एक तो स्ट्रॉन्ग बेस आता है और एक कौन सा आता है? वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का मतलब क्या होता है? अब सपोज यहां पे देखो स्ट्रॉन्ग बेस को अलग बता रहा हूं, वीक बेस को अलग बता रहा हूं। अगर मैंने बोला कि कोई कंटेनर दे रखा है A और B, A कंटेनर ये रहा, B कंटेनर ये रहा,
अब इसके अंदर भी क्या है, NaOH डला हुआ है और इसके अंदर भी क्या है, NaOH डला हुआ है। आगे बात समझ में, इसमें मैंने क्या डाल दिया, वाटर, इसमें भी मैंने क्या डाल दिया, वाटर, दोनों में क्या डला हुआ है, पानी, दोनों की जगह में पानी छिड़क दिया, ठीक है। वाटर है, NaOH, ये सॉल्यूशन बन गया, ये भी क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। लेकिन इसमें मैंने बोला कि इसके अंदर जो OH माइनस है उसकी संख्या है 50, क्या है, सपोज 70, और जो वाटर की संख्या का फॉर्मेशन 70, और इधर है 30, इधर कितना है, OH माइनस कितना है, 30, यहां से देखो। और टोटल सॉल्यूशन, टोटल जो सॉल्यूशन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100 ग्राम, कितना ग्राम का दे रखा है, 100 ग्राम, इधर भी ग्राम में ले लो, इधर भी क्या ले लो, ग्राम में ले लो। अब मुझे बात बताओ, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है उसमें से 70 ग्राम केवल OH माइनस है, इधर 100 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है उसके अंदर 30 ग्राम OH माइनस है, मतलब 30 ग्राम ही OH है, 70 तो बाकी और है, और इधर 70 ग्राम OH माइनस है केवल बाकी 30% क्या है, अलग चीज है। तो यहाँ पर OH माइनस का जो कंसंट्रेशन लेवल है, सांद्रता है, वो बहुत ज्यादा है। OH माइनस आयंस की सांद्रता बहुत ज्यादा है, कौन से वाले केस में, A केस में, जबकि B केस में देखा जाए OH माइनस आयंस की जो सांद्रता है वो बहुत कम है। तो अपन स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में अगर मुझे डेफिनेशन देनी है तो उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, तो कंसंट्रेशन लेवल के हिसाब से अपन उसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। जिस भी सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयंस का जो कंसंट्रेशन लेवल है, सांद्रता का लेवल है, अगर वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आएगा, अगर बहुत कम है तो वो वीक बेस की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह हम एसिड के बारे में बता सकते हैं कि दो कंटेनर दे रखे हैं, एक कंटेनर में OH माइनस की जो कंसंट्रेशन लेवल है, सांद्रता है, वो बहुत ज्यादा है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे, और जिसमें कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम है वो वीक एसिड कहलाएंगे। आगे बात समझ में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या आएगा, HCl आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। यहाँ पर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, KOH आ जाएगा, NaOH आ जाएगा स्ट्रॉन्ग में, ठीक है। ये चीजें हैं बेसिक है, वो याद रख लेना। कंसंट्रेशन लेवल डिपेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो OH माइनस आयंस का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होगा, और बहुत कम है तो वो वीक बेस कहलाएगा। अरे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कभी भी क्या करो, मैंने बोला कि अगर एक सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन के अंदर मैंने बोला कि पानी डाला हुआ है, मैंने नींबू डाला, नींबू में क्या है, एसिड है, नींबू में क्या होता है, एसिड होता है, विपरायन का सिट्रिक एसिड होता है। अब देखो जो नींबू है, नींबू के अंदर एक गिलास लिया, गिलास एक पूरा गिलास भरा हुआ है फुल पानी से, उसके अंदर मैंने एक नींबू डाला है, तो उसमें कंसंट्रेशन लेवल किसका है, पानी तो ज्यादा है, नींबू तो एक ही डाला हुआ है, तो वीक एसिड होगा ना, कैसा हुआ, वीक एसिड हुआ। लेकिन मैंने बात किया कि मैंने एक गिलास, एक बड़ा सा धामा लिया, बहुत बड़ा 50-60 किलो का एक धामा लिया, उसके अंदर मैंने एक गिलास से पानी डाला, क्या डाला, एक गिलास पानी डाला, और 50 नींबू निचोड़ उसमें डाल दिया, तो नींबू की मात्रा ज्यादा, मतलब एसिड ज्यादा डाल दिया ना, तो एसिड ज्यादा हो गया, वहां पर कंसंट्रेशन लेवल एसिड का क्या हो गया, ज्यादा, तो ज्यादा हो गया तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा ना, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, तो तुमको एग्जाम में पूछ लेता है कभी-कभी, इतना वरी होने की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या हो सकता है, ये आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं वीक बेस का एग्जांपल देख लो, NH4OH, वीक बेस का NH4OH, ये वीक बेस का एग्जांपल है, और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल भी देख लो, KOH होता है, NaOH होता है, ये कभी-कभी पेपर में पूछ सकता है। NH4OH क्या है, वीक बेस होता है। देखो एक लिख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होता है, वीक बेस होता है। तो दो याद कर लो, NH4OH और CaOH टूली क्या होता है, वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आता है, KOH आ जाता है, NaOH आ जाता है, ठीक है। तो ये तुमको याद कर लेना है कि कंसंट्रेशन लेवल के हिसाब से अपन इसको अलग-अलग क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं बेस को या एसिड को, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग वीक बेस या वीक एसिड बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, बेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है वो क्या-क्या हो सकती है। बेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट में होता है, कड़वा लगता है, बिटर इन टेस्ट होता है। नेक्स्ट में बात करूं सोपी टू टच, अभी जस्ट पढ़ाया मैंने सोपी टू टच, अगर उसको टच करेंगे तो हमें चिकनाहट जैसा लगता है, जैसे मतलब साबुन अपन छूते हैं ना साबुन को, वैसा
चिकनाहट जैसा लगता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, सॉल्यूशन के अंदर क्या करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। टर्न रेड इनटू टू, मैंने बोला बीआरबी, जो बेस होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करवा देता है। तो ये क्या होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी की, बेस की। मैंने बता चुका हूं ये चीज। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज अपने एसिड की पढ़ी थी, वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी अपन किसके बारे में पढ़ने वाला है, बेस के बारे में। तो सबसे पहला आता है मेटल की रिएक्शन किसके साथ, अलग अलग सब्सटेंस के साथ अलग अलग करवाते हैं, ठीक है। वन बाय वन चलते हैं अपन नेक्स्ट में। तो पहला आता है रिएक्शन विद मेटल, टॉपिक का नाम रिएक्शन विद मेटल। तो इसमें देखो पहला केस लेते हैं, पहला केस के बारे में अपन क्या पता है, मेटल की जब भी बेस के साथ, मेटल की जब भी बेस के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो पहले तो ये देखो अपन कंपैरिजन करते हुए चलेंगे आगे, जिससे अपन को पिछले वाला भी याद रहे और जो आगे आने वाला है वो भी याद रहे। मैंने बोला कि मेटल की बेस के साथ रिएक्शन करवानी है, तो बेस की जगह एसिड लेके रखो, मेटल की जगह एसिड की रिएक्शन करवाई तो बना क्या था, मैंने बोला था जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड से करवाई जाती है तो सोल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, पढ़ाया था एसिड वाले। तो यहाँ पर मेटल की जब भी बेस के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तब भी क्या बनता है, सोल्ट बनता है, और क्या बनता है, वाटर। तो यहाँ पर भी सोल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर। आगे बात समझो। तो जब भी मेटल की रिएक्शन बेस से करवाई जाती है तो सोल्ट का फॉर्मेशन होता है और किसका फॉर्मेशन होता है, जल का, वाटर का फॉर्मेशन होता है। एसिड के केस में भी वही था, बेस के केस में भी यही है। तो दोनों में ही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे मेटल में मैंने क्या ले लिया, मेटल में मैंने ले लिया जिंक, क्या ले लिया, जिंक, साथ में क्या ले लिया, NaOH। NaOH है ये एक बेस होता है, ये क्या है, मेटल। तो यहां से क्या बनेगा, क्या बनेगा, Na2ZnO2, जिंक Na2ZnO2, Na2ZnO2 क्या बना, Na2ZnO2 प्लस कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे बात समझ। जब भी मेटल की रिएक्शन बेस से करवाई जाती है तो सॉल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर। साथ में क्या बनता है, वाटर नहीं, वाटर नहीं, सॉरी वाटर नहीं बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, क्योंकि वहां पे तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है। वाटर तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनती है, या कैल्शियम कार्बोनेट वाली में लिया था, या कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट वाली में लिया था। तो जब भी मेटल की रिएक्शन बेस से करवाई जाती है तो सॉल्ट बनता है और साथ में कौन सी गैस का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन का। तो ये चीज तुमको नोट करना है कि मेटल की रिएक्शन या तो एसिड से करवाई जाए या बेस से करवाई जाए, सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। और ये हाइड्रोजन गैस कैसे चेक करना है वो मैं बता चुका हूं। बर्न कैंडल लेके जाओगे तो वो क्या पॉपअप साउंड के साथ क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। तो पहला बात तो ये आ गई। अगर मैं दूसरी बात लेके जाता हूं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ बेस की रिएक्शन में नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड तो आपको पता ही हो गया कौन सा होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मेटालिक ऑक्साइड है। बट यहां पर बात होगी नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का मतलब होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड का मतलब यही होता है कि जितने भी दुनिया भर के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो गैसेस फॉर्म में पाई जाती है, वही नॉन मेटालिक ऑक्साइड होती है। जैसे CO2 हो गया, ऑक्साइड है। तो बेस की रिएक्शन में नॉन मेटालिक ऑक्साइड से करवा रहा हूं तो बनेगा क्या, जैसे मैंने बोला CO2 का बेस CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। ये कौन सा बेस है, वीक बेस है, मैंने पढ़ाया था। तो ये लेके आए बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब भी रिएक्शन में नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब CO2 से करवा रहा हूं, किससे करवा रहा हूं, CO2 एक टाइप का क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, लेकिन कौन सा है, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का। ये रिएक्शन दिखी लग रही है आपको, कहीं पढ़ा था इसको, पढ़ा था कहीं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब भी कार्बन डाइऑक्साइड से करवाई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। कहीं पे पढ़ाई थी शायद ये मैंने कहां पढ़ाई थी, ये मैंने पढ़ाई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं, उसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, मैंने बोला था जब भी एसिड की रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाइम वाटर के अंदर डाला जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये लाइम वाटर है,
कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कैसा हो जाता है, व्हाइट कलर का, मिल्की कलर का होता है। और उस मिल्की कलर वाले कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर फिर दोबारा CO2 पास करवाई जाती है तो वो मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पर देख लो कि जब भी बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2 से करवाई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वो क्या बनता है, वाटर। आगे बात समझ में आई, सिंपल सा लॉजिक है, इतना कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, अपन नेक्स्ट चलते हैं एसिड और बेस। एसिड अपन ने पढ़ लिया, अब बेस अपन ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपन एसिड प्लस बेस की, दोनों को रिएक्शन कराना है। देखो एसिड प्लस बेस, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना एसिड प्लस बेस। ये रिएक्शन में बोल चुका हूं, 2-3 बार बोल चुका हूं, आपको अगर याद हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वही है। मैंने बोला एसिड रिएक्ट विद बेस, जब भी एसिड रिएक्ट विद द बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। मैंने बोला कि जब भी एसिड की रिएक्शन बेस से करवाई जाती है तो ये प्रोड्यूस करती है क्या, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये रिएक्शन कहीं पे सुनी लग रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड की रिएक्शन बेस से करवाई जाती है तो ये क्या बनती है, सोल्ट देती है और साथ में कौन सा देता है, वाटर। देखो समझो यहां से, जब भी एसिड की रिएक्शन अपन बेस से करवाते हैं तो सोल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इसी रिएक्शन को अपन बोल सकते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती कैसी, एसिड की जगह में ले लूं HCl, यहां पर मैंने ले लिया NaOH, तो बना के पहले देखो इक्वेशन बनती कैसी। इसको तोड़ दूंगा मैं H+ और Cl- में, इसको तोड़ दूंगा मैं Na+ और OH-। ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ रिएक्ट कर लेगा, ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। तो ये प्लस वाला इस माइनस के साथ रिएक्ट करके तो क्या बना देगा, वाटर। क्या बना देगा, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। और साथ में ये क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो ये क्या होता है, एक टाइप का सॉल्ट होता है। तो इससे में देखो ये चार्ज क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए, खत्म हो जाए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ना एसिड बनता है, बेस बनता है, सॉल्ट बन जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, कि कहीं पे भी काम भी आती है। मैंने पढ़ाया था एक बार कि जब भी आपको एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी होने की वजह से हमारे पेट में जो HCl होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो अपने जो स्टोमच होता है, पेट होता है, उसको क्या होता है, खाने लग जाता है, जिससे एसिडिटी हो जाती है, जलन होने लगती है। उसे जलन को मिटाने के लिए अपन बेस का यूज करते हैं। बिल्कुल मैग्नीशिया खाते हो तुम लोग सोडा पी लेते हो, कुछ भी कर, मतलब मैंने बोला कि अगर HCl को मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा, बेस खाना पड़ेगा। तो जो एसिड की जो मात्रा बढ़ रही है, लेवल धीरे धीरे आपको हो रहा है, उसको वापस उसी पे मेंटेन करने के लिए, दोबारा जहां पर था उसको मेंटेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, बेस का या सार का उपयोग करते हैं। इसी वजह से बेस और एसिड मिलकर आपस में क्या कर देते हैं, सोल्ट का निर्माण कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं अपने आप को, जो pH लेवल होता है उसको मेंटेन करके वापस साथ में ले जाते हैं। इसी वजह से इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं बिल्कुल, ना तो एसिड रहेगा ना बेस रहेगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सोल्ट। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो आपको याद करनी है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो सिंपल सा टॉपिक है pH स्केल। सिंपल सा टॉपिक है pH स्केल, बेसिकली होता क्या है। अगर मैं बात करता हूं pH स्केल के बारे में, किसकी बात करता हूं मैं, pH स्केल। देखो मैंने इंडिकेटर बताया था, pH स्केल एक टाइप का क्या होता है, इंडिकेटर होता है, जिसे यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोला जाता है। मैंने बताया था एक बार, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को ही pH इंडिकेटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, pH इंडिकेटर। कि pH इंडिकेटर, जो इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेटर का काम होता है एसिड और बेस के बारे में पता लगाना। तो pH इंडिकेटर या यूनिवर्सल इंडिकेटर भी तो एसिड और बेस के बारे में पता लगाएगा, लेकिन वो कंसंट्रेशन लेवल के बारे में बताएगा, उसकी सांद्रता कि कितनी होगी, कम होगा या ज्यादा, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस होगा। ठीक है, तो pH स्केल एक टाइप की क्या होती है, स्केल होती है, जो नॉर्मल अपने घर में देखी होगी उस टाइप की स्केल होती है, सिंपल सी। इसमें बीच में एक मिड पॉइंट होता है, वो उस पे लिखा होता है 7।
यहाँ पर लिखा होता है 0 और यहाँ पर लिखा होता है क्या 14। देखो 0 से 1 2 3 4 5 और 6 8 9 10 11 12 और 13। देखो मैंने यहाँ पर एक चीज अपन समझ, मैंने बोला था कंसंट्रेशन लेवल। किस चीज के बारे में बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना, कंसंट्रेशन लेवल। कंसंट्रेशन लेवल का मतलब होता है कि कोई भी एक कंटेनर पड़ा हुआ है उसमें मात्रा सबसे ज्यादा है किसकी। जैसे मैंने बोला H प्लस को एसिड बोला जाता है, OH माइनस को बेस बोला जाता है। अगर उसमें मैंने दोनों को मिक्सअप एक साथ लिया, दोनों को मिक्सअप करके उस कंटेनर के अंदर डाल दिया, उस कंटेनर के अंदर H प्लस भी डाल दिया और OH माइनस भी डाल दिया, मतलब एसिड भी डाल दिया और क्या डाल दिया बेस भी डाल दिया, तो उस कंटेनर के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है उस बात पे डिपेंड करती है। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसका कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा होगा। अगर H प्लस ज्यादा है OH माइनस की अपेक्षा तो H प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा है। अगर OH माइनस ज्यादा है तो OH माइनस का कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा है। आगे बात समझ में, तो H प्लस डिनोट करता है एसिड को, OH माइनस डिनोट करता है बेस को। आगे बात समझ में, तो H प्लस ज्यादा है इट मींस वो सॉल्यूशन एसिडिक है और OH माइनस ज्यादा है तो मतलब वो सॉल्यूशन क्या है बेसिक। सिंपल सी बात। तो देखो इधर 7 से 0 की तरफ जाने पर H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। 7 क्या है न्यूट्रल, 7 क्या है न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ये न्यूट्रल है। इधर जाने पर एसिडिक लेवल बढ़ता है और इधर जाने पर क्या होता है बेसिक लेवल बढ़ता है। मैंने बोला 7 से 14 की ओर टेबल करने पर, कहां पर पीएच स्केल में 7 से 14 की ओर टेबल करने पर बेसिक लेवल बढ़ता है और 7 से 0 की ओर बढ़ने पर एसिडिक लेवल बढ़ता है। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन लेवल है, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो 7 से 0 की ओर जाने पर बढ़ता है और बेसिक में क्या होता है 7 से 14 की ओर जाने पर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन लेवल है जो होता है क्या होता है बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई कि 7 से 0 की ओर जाने पर H प्लस आयन की संख्या बढ़ती है और 7 से 14 की ओर जाने पर OH माइनस के आयन की संख्या बढ़ती है। अब मैंने बोला 7 न्यूट्रल क्या होता है, अगर मैंने बोला कि 14 है ये भी 0 है, अगर इन दोनों को मिला दिया तो 7 भी तो आएगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एसिड की जब भी बेस के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या होता है, जब भी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या होता है दोनों मिक्सअप होके क्या कर देता है उसको न्यूट्रल कर देता है, उसके आयंस खत्म हो जाते हैं। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर बोला जाता है कि सर कोई सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन होता है क्या उसमें OH माइनस आयन नहीं होते, या किसी में OH माइनस आयन होते हैं तो H प्लस आयन नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जिसका कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा होता है वो उसी को ही डिनोट होता है। जैसे मैंने बोला कि एक कंटेनर दे रखा है जिसके अंदर H प्लस आयंस भी हो OH माइनस आयंस भी। आगे बात समझिए, देखिए H प्लस आयन की संख्या 70% है और OH माइनस आयन की 30% है, तो इसको मैं एसिड बोलूंगा या बेस बोलूंगा, इस सॉल्यूशन को मैं एसिड बोलूंगा या बेस बोलूंगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मैंने बोला H प्लस आयन बिलोंग करता है एसिड को, OH माइनस आयन बिलोंग करता है बेस को। अगर 70% H प्लस आयन है मतलब एसिड की मात्रा ज्यादा है, तो ये तो एसिडिक हुआ ना, एसिडिक इन नेचर मतलब यहीं पे कहीं पे लाइक करेगा इधर। अगर मैंने बोला ये 30% है ये 70% है, OH माइनस मतलब ये सॉल्यूशन होगा वो बेसिक लेवल का ज्यादा होगा, मतलब ये इधर कहीं लाइक करेगा पीएच स्केल में। तो किसी भी सॉल्यूशन में एसिड और बेस अगर दोनों साथ है, ऐसा नहीं है कि एसिड है तो एसिड रहेगा, बेस है तो बेस रहेगा, जड़ नहीं, एसिड भी और बेस भी है। तो एसिड और बेस के बारे में मैं ये पता लगाऊंगा कि जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, यहाँ पर देखो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं 70% को OH माइनस है और 30% क्या है H प्लस आयन, मतलब यहाँ बोल सकता हूँ स्ट्रांग तो बेस है और वीक एसिड है। अगर ये H प्लस आयन 70% होता और ये OH माइनस 30% होता तो मैं क्या बोलता ये स्ट्रांग एसिड है और वीक बेस मिलाया हुआ, स्ट्रांग एसिड और वीक बेस मिलाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है स्ट्रांग बेस है और वीक एसिड है। आगे बात समझ में, तो मैंने बोला कि जब भी 7 से 0 की ओर जाऊंगा तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और जैसे जैसे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे OH माइनस का कंसंट्रेशन लेवल क्या हो जाता है बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो इधर जाने पर H प्लस बढ़ता है और इधर आने पर OH माइनस, इधर आने पर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन लेवल क्या हो जाता है डाउन हो जाता है।
इधर OH माइनस बढ़ रहा है तो इधर H प्लस घटेगा, इधर जाने पर OH माइनस से तो OH प्लस क्या होता है जो H प्लस क्या हो जाता है, घट जाता है। आगे बात समझ। तो मैंने बोला 7 और 0 के बीच एसिडिक होता है, मतलब H प्लस बहुत ज्यादा होगा तभी तो एसिडिक होगा, क्योंकि एसिडी H प्लस आयन रखते हैं और H प्लस आयन रखते हैं तो OH माइनस कम रखते होंगे ऑफ कोर्स। और इधर मैं बात करूं OH 7 से 14 के बीच में जाने पर बेसिक लेवल आता है, मतलब OH माइनस बहुत ज्यादा होगा तभी तो बेसिक होगा, तो OH माइनस बढ़ते हैं जबकि H प्लस क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो ये एक टाइप का क्या होता है, pH स्केल होती है जो हमको कंसंट्रेशन लेवल के बारे में बताता है, इसका pH होगा कितना, ये कितना खतरनाक होगा, कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक होगा, कितना कमजोर होगा, ये सब बताने का काम कौन करता है, pH स्केल करती है। मैंने बोला इंडिकेटर में नेचुरल इंडिकेटर था, सिंथेटिक इंडिकेटर था और एक कौन सा था, ओवरलैपिंग इंडिकेटर था। वो केवल यही बता रहा था अपन को कि ये बेस होगा, ये सॉल्ट होगा, ये बेस होगा, ये सॉल्ट होगा, ये एसिड होगा। ये थोड़ी बता रहा था ये कितना खतरनाक है, अगर इसमें डुबकी लगाऊंगा तो मरूंगा या नहीं मरूंगा, लेकिन ये बता देगा तुमको कि कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। आगे बात समझ में। इसी वजह से pH स्केल को यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहा जाता है या pH इंडिकेटर भी कहा जाता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। अब देखो मैंने बोला कि जो pH स्केल है, जो pH लेवल है, pH का जो वैल्यू होती है वो अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि हमारी बॉडी का pH लेवल, हमारे स्टोमच का pH लेवल, हमारे एनवायरनमेंट का pH लेवल, पानी का pH लेवल, जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी बेस होता है उनका pH लेवल मैटर करता है। ये पहले से ही डिफाइन होता है कि इतना होगा तो इतना ही रहेगा, अगर इससे कम या ज्यादा होता है तो नुकसान हो जाएगा, कोई भी डिफेक्ट ला सकता है। इसी वजह से अपन को pH लेवल याद होना चाहिए। तो मैंने बोला कि पहला आता है प्लांट एंड एनिमल्स का जो pH लेवल होता है वो 7 से क्या जो हमारी बॉडी होती है, प्लांट और एनिमल की जो बॉडी होती है वो pH रेंज 7 से 7.8, pH लेवल 7 से 7.8 के बीच क्या करती है, लाई करती है प्लांट की बॉडी। प्लांट और एनिमल की जो बॉडी होती है वो 7 से 7.8 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। मतलब अगर 7 और 7.8 के बीच में है अपनी बॉडी का जो pH लेवल है वो 7 से 7.8 के बीच में है तो नॉर्मल है। अगर इससे बहुत ज्यादा हो जाए और इससे बहुत कम हो जाए तो नुकसान होता है, कोई भी बीमारी या कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एसिड रेन। एसिड रेन में एसिड रेन की अगर मैं बात करूं pH लेवल की वो 5.6 बिलो 5.6 कैसा होता है, बिलो 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो pH स्केल बिलो हो जाएगी, जो 5.6 से बिलो हो जाएगी तो क्या हो जाती है, एसिड रेन स्टार्ट हो जाती है। इससे ज्यादा हो जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन 5.6 से जैसे भी 5.6 से जैसे ही कम हो गई, इधर आने लग गई तो एसिड और ज्यादा हो जाएगी, तो रेन जो क्या बोलते हैं इसको एसिड रेन बोलते हैं, वो होने लग स्टार्ट हो जाएगी। और एसिड रेन की वजह से क्या हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, सबको एसिड रेन के अंदर वही होते हैं। तो इसी वजह से क्या होने लग जाती है, बहुत ज्यादा घातक हो जाती है एसिड रेन। इससे क्या हो सकता है, स्किन का क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। इधर से क्या हो सकता है, बहुत सारे जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उसको भी डिफेक्ट, क्योंकि बरसात आएगी, जमीन में रिसाव होने के बाद धीरे धीरे वो कहाँ पे मिलेगी, नदी नाले में मिलेगी, समुद्र में जाके मिलेगी, नदियों में मिलेगी, तालाब में मिलेगी, तो वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु है बेचारे क्या होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि वहाँ का pH लेवल भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्योंकि ये जो pH लेवल होता है वो उस pH लेवल से जाके मिलेगा, तो वहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगी धीरे धीरे, क्योंकि पानी बहुत सारा जाएगा तो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगी, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। तो सबका जो pH लेवल होता है वो अलग अलग होता है, उसको मेंटेन करके रखना अपना भी काम होता है, एनवायरनमेंट का काम भी होता है, नेचर का भी काम होता है, भगवान का भी काम होता है। अगर उसके साथ छेड़छाड़ी करोगे, छेड़खानी करोगे तो तुमको भी नुकसान पहुंचाएगी, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगी, जिसमें तुम्हारा ही घाटा है और किसी का कोई घाटा नहीं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एक आता है टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है, टूथ डिके में बात करता हूं, टूथ डिके देखो दांतों के अंदर जो दांतों के अंदर ये कहां होता है, दांतों में होता है। दांतों के अंदर अगर मैंने बोला दांतों जो हमारे मुंह है उसका जो pH लेवल होता है वो बिलो 5.5 से 5.5 से कम चला जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। टूथ डिके में क्या हो जाता है, जो एनिमल्स होता है वो खराब होने लग जाता है। तो देखो
मुंह का पीएच लेवल 5.5 मेंटेन करके रखना पड़ता है। 5.5 से ज्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया तो एसिडिक लेवल पे चला जाएगा, एसिडिक लेवल में और ज्यादा चला गया तो टूथ देखिए क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। मैंने बोला जो टूथ देखिए होता है, टूथ होता है किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। एंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस। मैंने बोला पूरी बॉडी का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो एनिमल होता है, दांत। पूरी बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, टूथ। टूथ के अंदर जो एनिमल्स पाया जाता है, जो सफेद सफेद तुमको चमकता हुआ दिखाई देता है, वो होता है। अगर उसका 5.5 से कम चला गया, पीएच लेवल 5.5 से कम चला गया तो टूथ देखिए स्टार्ट हो जाता है। मतलब if the pH inside the mouth decrease below 5.5 acidic, that delay of the tooth is enamel being। तो जो एनिमल होता है वो क्या होने लग जाता है, खराब होने लगता है। ठीक है, तो टूथ डिके से अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब ये एसिडिक है तभी तो अपन क्या करते हैं, कोलगेट करते हैं, मंजन करना स्टार्ट करते हैं, बेसिक लेवल का होता है, यूटिलाइज कर देता है। इसलिए 5.5 से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। अगर 5.5 से कम हो गया तो तुम्हारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। तो टूथ डिके बिलो 5.5, अगर 5.6 से कम हो जाए तो पीएच इसके पे क्या हो जाती है, एसिड लेवल हो जाती है। हमारी बॉडी का, प्लांट की और ह्यूमन की बॉडी का जो पीएच लेवल होता है 7 से 7.8 होता है। ये तुम्हारे पेपर में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, एक आता है पीएच इन प्लांट। प्लांट का तो हो ही जाएगा, देख ही लोगे। नेक्स्ट बात करता हूं मैं किसके बारे में, सोल्ट के बारे में। एसिड पर लिया, बेस पर लिया, एसिड प्लस बेस पर लिया, पीएच स्केल पर ली, डिफरेंट पीएच स्केल मैंने देख लिए। और मैं स्क्रीन पे शो करवा दूंगा कि डिफरेंट पीएच वैल्यू है, 4-5 जो भी है, कोई स्क्रीन पे शो हो जाएगी आपको, वहां से आप देख लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब बात करता हूं मैं किसके बारे में, सोल्ट के बारे में। इसकी बात करता हूं मैं, सोल्ट। सोल्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस के साथ रिएक्शन होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोल्ट का। ये तो आपको पता ही है, सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो फाउंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये कब फाउंड होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में फाउंड होता है जब भी एसिड की रिएक्शन बेस से करवा देते हैं तो सोल्ट बनता है, वाटर बनता है। ये आपको पता होगा। सोल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस इज एसिडिक विद पीएच वैल्यू लेस देन 7, ये तो आपको पता ही है। सोल्ट की बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, सोल्ट आर मोस्टली सॉलिड। जो सोल्ट होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जैसे मैंने बोला NaCl सोल्ट बनता है, NaCl एक सोल्ट होता है, नमक, जिसको नमक बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं, NaCl होता है। वो कैसा पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो सोल्ट इन बेसिक नेचर क्या होता है, सॉलिड होता है। दे हैव मोस्टली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा गर्म करने पर वो क्या होगा, पिघलेगा, और बहुत ज्यादा बॉइलिंग, बहुत ज्यादा गर्म करने पर क्या होता है, उबलता है। सोल्ट आर यूजुअली सोल्युबल इन वाटर। मैंने बोला कि सोल्ट होता है यूजुअली कहां अपन यूज कर सकते हैं, सोल्ट को अपन यूजुअली कहां यूज कर सकते हैं, सोल्ट सोल्युबल होता है किसमें, वाटर। खाने के लिए भी यूज करते हैं सोल्ट को, नमक को तो यूज ही करते हैं आपको। तो ये क्या होता है, वाटर के अंदर सोल्युबल होता है, और ये वाटर के अंदर सोल्युबल होने की वजह से ये अपने H+ आयन से OH- आयन प्रोड्यूस कर देंगे, जनरेट कर देंगे। अगर जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करवाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, सोल्ट आर आयोनिक कंपाउंड। ये आयोनिक कंपाउंड होता है। एवरी सोल्ट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज इन केशन एंड केटायन एंड नेगेटिव चार्ज इन एनायन। मैंने बोला कि सोल्ट होता है वो आयोनिक कंपाउंड होता है। सोल्ट क्या होता है, एक आयोनिक कंपाउंड होता है। कैसा होता है सोल्ट, आयोनिक कंपाउंड। अगर आयोनिक कंपाउंड होता है तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है। सोल्ट क्या होता है, बेसिक इन क्या होता है, बेसिक इन नेचर क्या होता है, सॉलिड होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है, जनरेट करवाता है। आगे बात सुन, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, H+ होना चाहिए, OH- होना चाहिए, कोई भी चार्ज, दो चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाता है ये, तो इसके अंदर क्या होता है, आयंस पाए जाते हैं। तो आयंस पाए जाते हैं, तुम्हारे पेपर में पूछ लेता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको केटायन बोलते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, केटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनायन। तो तुम्हारे पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो HCl होता है, HCl एसिड होता है, उसके अंदर जब ये टूटता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, टूटता है, तो टूटने के बाद H+ देता है और Cl- देता है।
तो इसके अंदर केटाइन कौन सा होगा? तो केटाइन किसको बोला जाता है? प्लस वाले को बोला जाता है। तो ये केटाइन होगा, ये एनाइन होगा। या तो केटाइन पूछ लेगा या एनाइन पूछ लेगा। तो इसको तोड़ के बोल सकता है H2SO4 को फॉर्मेशन में बोल सकता है, HNO3 का बोल सकता है, COH2 का बोल सकता है, MgOH2 का बोल सकता है, KOH का बोल सकता है, NaOH का बोल सकता है। दुनिया भर के जितने भी किसी का भी बोलते हैं, ये सॉरी किसका बोलेगा, लेकिन ये बोलेगा किसका, ये एनाइन होगा केटाइन होगा, दुनिया भर के बोल सकते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहां से ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब इन सोल्ट के बारे में अपन धीरे धीरे ऐसा करके पढ़ेंगे। अब आने वाला जो अगला टॉपिक होगा वो सोल्ट के द्वारा जितने भी बनने वाले प्रोडक्ट है ना उसके बारे में, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर हो, चाहे वो बेकिंग सोडा हो, बेकिंग पाउडर हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, इधर से क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इधर से पीओपी हो गया। इसका फॉर्मेशन होता कैसे, बनता कैसे, इनका यूज कहां कर सकते हैं, क्लोरोएल्काइल प्रोसेस क्या होती है, तो इनका यूज कहां यूज करते हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे पेपर में 100% यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।